बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट या इसको कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन? हमने कंपनी देखी थी। कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ। दूसरी बात थी गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017 एंड एओपी एंड मेमोरेंडम के तहत वो अपने मामला को चलाती है। हम देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बिगर डेफिनेशन। इसके अंदर कंपनी भी आ जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कौन है, आप कहेंगे मैं मुसलमान हूँ। सपोज मेरे से पूछेंगे, मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम क्या ज़ीशान। वी हैव वन कैटेगरी, मैं हूँ पंजाबी, आप हैं जीबी से, गिलगित से। ये हमारी कैटेगरीज हैं, लेकिन है तो सब इंसान ना। ठीक है, इसी तरह ये बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। कहता है इट इंक्लूड्स एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ, यानी ये पाकिस्तानी कंपनी की बात कर रहा, राइट। कहता है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी एससीसीपी के तहत जो कंपनीज बनी है, एससीसीपी में जो रजिस्टर्ड वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। जो पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में कंपनीज बनी हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जो किसी दूसरी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उसको भी ये कहता है कि ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। फिर कहता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? किसी खास कानून के तहत बनना। एक तो कंपनी बनी है ना एससीसीबी के कानून के तहत। स्टैट्यूट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, उस लॉ के तहत चलेगी। जैसे आईकैब इज अ स्टैट्यूट इंस्टीट्यूट। आईकैब का अपना एक चार्टर्ड है, उस चार्टर्ड के तहत दे यूज टू वर्क। यूनिवर्सिटीज़ का अपना चार्टर्ड होता है, जो उनका कानून पास हो जाए यूनिवर्सिटी उसके मुताबिक चलती है, लेकिन ऊपर एचईसी बैठा होता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है? डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन रेलिवेंट स्टैट्यूट। उसका जो कानून है उसके अंदर अगर लिख दिया गया ना कि इसका काम यानी इसका जो स्टेटस होगा वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हम कहेंगे ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब तमाम जो बैंक्स हैं स्टेट बैंक के अलावा, कमर्शियल बैंक एमसीबी है, लाइट है, हबीब बैंक है, ये तमाम इनकॉर्पोरेट हुए हैं कंपनी लॉ के तहत। लेकिन स्टेट बैंक किसके तहत हुआ है? एक अलग स्टैट्यूट है उसके तहत रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन उसके स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि ये भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? इसमें तमाम कंपनीज आ जाएंगी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई हैं। इसमें तमाम कंपनीज आ जाएंगी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई हैं किसी दूसरी कंट्री में। इसमें वो तमाम बॉडी कॉर्पोरेट आएंगी जिनके स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ये तीन पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली कहेंगे, ये तीन कैटेगरीज को कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है। इसमें क्या शामिल नहीं है? ये डेफिनेशन कई दफ़ा पेपर में आई है। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर अंडर लॉ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारे सिलेबस में नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लेकिन बस इतना ही याद रखना काफ़ी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लॉ के तहत बनी हुई हैं वो इसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं। फिर एनी अदर एंटिटी विच फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड। फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया ये भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो नहीं है, तो इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। पहले उसने इंक्लूड किया तमाम कंपनीज, तमाम इंटरनेशनल कंपनीज, लेकिन अगर किसी फॉरेन कंपनी को पाकिस्तान में कह दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट तरफ से कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं कहा तो फिर हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में ही रखेंगे। ठीक है, एक स्टैट्यूट के तहत कंपनी बनी, उसके अंदर लिखा हुआ कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, इसको आपने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दें, तो उसको भी निकाल देंगे। क्यों बोला? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के मुताबिक उसके ऊपर लॉ अप्लाई होंगे। इन सब के ऊपर क्या अप्लाई होना है? जो कंपनीज एक्ट है, लेकिन बाकियों के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एससीसीपी पे ये नहीं अप्लाई होना, स्टेट बैंक पे नहीं है ये अप्लाई होगा। सवाल लिखिएगा, पास पेपर में आया होगा। कहता है ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एंड इज ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिसेज अराउंड द ग्लोब। ये सवाल है। कहते हैं जी इज ऑरेंज लिमिटेड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? यानी कि पूरी दुनिया में
सबसे पहले देखिए ये क्या है, कौन सी कंपनी? सर लिमिटेड है तो ये प्राइवेट है। हाँ प्राइवेट होती तो प्राइवेट लिखा होता। पब्लिक कंपनी होती तो पब्लिक लिखा होता। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ये। अनलिस्टेड होती तो उसके साथ लिखा था है पब्लिक कंपनी, लेकिन पब्लिक लिस्टेड कंपनी, नाम से हमें पता चल जाना चाहिए। पब्लिक लिस्टेड कंपनी इसका मतलब है कंपनी लॉ के तहत बनी होगी। जिस टाइम पे बनी है उस टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल है उसके मुताबिक ही बनी होगी। कंपनी की डेफिनेशन तो ये कहती है किसी भी कंपनी लॉ के तहत बनी है। 1913 का है, 1984 का है, 1916, 2016, 2017 किसी भी लॉ के तहत बनी। तो पहले तो ये है कि ये कंपनी है, तो क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है? अरे बाबा अभी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखिए, इसमें क्या आएगा? जो कंपनी लॉ के तहत कंपनीज बनी है वो सारी इसमें आनी है ना। तो मुझे बताइए क्या इसको आना चाहिए कि नहीं? यस बॉडी कॉर्पोरेट है, ये इसका सवाल था। इज ऑरेंज लिमिटेड इज बॉडी कॉर्पोरेट? आंसर इज यस इट्स बॉडी कॉर्पोरेट। अब पाकिस्तान में बनी है जहाँ मर्जी काम करे, लेकिन अगर पाकिस्तान के लॉ के तहत बनी है तो इट्स बॉडी कॉर्पोरेट। और सवाल देखिए, तो क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? कहीं भी बनाओ, आउटसाइड पाकिस्तान में बनो तो है। यस इस दुनिया की किसी भी कंट्री में बनी हुई है तो दैट्स द बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ कंपनी फॉर पाकिस्तान, इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? क्या ये पाकिस्तान के लिए कंपनी समझी जाएगी? आंसर इज नो। पाकिस्तान के लिए कंपनी वो जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के तहत बनी। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर इज यस ये बॉडी कॉर्पोरेट है। पाकिस्तान के लिए कंपनी वो है जो पाकिस्तानी कानून के तहत बनी है। बॉडी कॉर्पोरेट और उसमें फर्क क्या हुआ? किसमें? तमाम कंपनीज जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन तमाम बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कंपनीज हो। ठीक है, हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। पाकिस्तान में बनी है, पाकिस्तान से बाहर बनी हुई है। और पाकिस्तान के लिए कंपनी कौन सी है? जो पाकिस्तान के कानून के तहत बनी है। ठीक, और सवाल देखें। जैसे कि फिर KFC और कंपनी होगी। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान KFC ने अगर पाकिस्तान में अपने आप को एज ए कंपनी रजिस्टर कराया हुआ है तो वो पाकिस्तान के लिए कंपनी है। जैसे पेप्सी कोला इंटरनेशनल ने अपने आप को पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया है तो वो पाकिस्तान के लिए कंपनी है। ठीक है, कोका कोला इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में अपने आप को एज ए कंपनी रजिस्टर कराया है। कोका कोला इंटरनेशनल तो है, लेकिन पाकिस्तान में जो एंटिटी चल रही है वो पाकिस्तान के लिए कंपनी है। कोका कोला इंटरनेशनल है जो पाकिस्तान के बाद किसी और कंट्री में इनकॉर्पोरेट हो गया तो वो पाकिस्तान की बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन USA and is operating a branch office in Pakistan. It is a body corporate but not a company. कहता है the concerned minister of federal government notified that Orange Incorporation shall not be considered a body corporate for the purpose of Companies Act 2017। हाँ जी, आप बताइए, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है? फेडरल गवर्नमेंट ने इसको निकाल दिया कि इसको आपने कंपनी की डेफिनेशन में नहीं लेना। ठीक है जी। तो जब हम कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे तो अब कुछ प्रोविजंस होंगी जो कंपनीज के लिए होंगी, कुछ प्रोविजंस होंगी जो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए होंगी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है तमाम लोगों पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, चाहे वो पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है, चाहे पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई है, चाहे वो किसी स्टैट्यूट के तहत रजिस्टर हुई है। लेकिन जो 90% प्रोविजंस है उसमें कहेगा कंपनी कंपनी कंपनी, ये कंपनी में अप्लाई होगा, कंपनी को ये करना, कंपनी को वो नहीं करना। तो कंपनीज एक्ट ने अप्लाई जब होना है कि ये जो लॉ है, ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन है, ये किस पे अप्लाई होता है? कंपनी पे अप्लाई होता है या बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाई होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है तीनों पे। यस, अब ये हाउसिंग सोसाइटी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? किसके तहत बनी है? बॉडी कॉर्पोरेट इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट। इज इट बॉडी कॉर्पोरेट फॉर कंपनीज एक्ट? आंसर इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी को एक्सक्लूड किया गया।
अच्छा जी, हमने कंपनीज देखी उसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में देखा था, एक ऐसी भी कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है और वो अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखना चाहते। आज हम उसकी डिटेल पढ़ने लगे हैं, ये भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें क्या कहता है जी, कंडीशन फॉर लाइसेंस। अगर आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईदी फाउंडेशन बनानी है, शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल बनाना है, आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ कंपनी ताकि मेरी पर्सनल लाइबिलिटी ना हो, लेकिन मैंने अपने नाम के साथ कंपनी नहीं लिखना या प्राइवेट कंपनी नहीं लिखना, तो एससीसीपी ने इस तरह की कंपनीज के लिए कंडीशंस रखी कि आपको पहले लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आपको सोशल ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा कि आप किस कॉज के लिए बन रहे हो, और जो आपकी कॉज है वो सोशल होनी चाहिए। जैसे ईदी फाउंडेशन किस लिए है? एक्सीडेंट्स, उनको रेस्क्यू करने के लिए, ऑर्फन हाउसेज हैं उनके, ओल्ड एज हाउसेज हैं उनके, तो ये है ईदी। अखवत फाउंडेशन किसके लिए? अखवत फाउंडेशन इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए, शौकत खाना कैंसर के मरीजों का इलाज करने के लिए, सहारा फाउंडेशन उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ सहारा के नाम से। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सोशल, जिसमें सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाए। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ कि बताइए जी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप लाइसेंस ले सकते हैं। प्रमोट करना आपने किसको? हेल्थ को प्रमोट करना, जैसे मैंने हॉस्पिटल बताया। साइंस को प्रमोट करना, वेलफेयर करनी है, जो कि सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, ये ईदी वाले करते हैं, या कोई तंजीमें बनी होती हैं जैसे जमात इस्लामी तंजीम, उनके नीचे अल खिदमत के नाम से उन्होंने एक तंजीम बनाई है जो लोगों की वेलफेयर पे काम करती है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशन इकट्ठी करती हैं और आगे लोगों की हेल्प करती हैं। कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रमोट कर रहा है इन तमाम को, अगर वो इन तमाम को प्रमोट कर रहा है तो यू कैन रजिस्टर एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहली कंडीशन क्या हुई? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर हों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रमोटिंग हेल्थ, साइंस, वेलफेयर, चैरिटी, कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन यानी इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए अगर आप बना रहे हैं तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, प्रोहिबिट डिविडेंड टू मेंबर्स, यानी अब ये कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट तो नहीं होता, इसका सरप्लस होता है, तो ये सरप्लस या प्रॉफिट इसके जो मेंबर्स हैं, यानी अब्दुल सत्तार ईदी को पैसा नहीं जाएगा, इमरान खान को इसका पैसा नहीं जाएगा, डॉक्टर अमजद साकिब साहब को अखवत का पैसा नहीं जाएगा। अगर आपकी सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो जो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जो ऑनर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी को, उनको डिविडेंड जाता है, इनको डिविडेंड नहीं जाएगा। इसका जो भी पैसा होगा वो इसी ऑब्जेक्टिव की प्रमोशन के लिए आएगा। तीसरी कंडीशन, अप्लाई प्रॉफिट टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव। जो पैसा आएगा, नई ब्रांचेस बनाते जाएं आप, नई बिल्डिंग्स बनाते जाएं, ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करें और ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करें, तो आपने अपने ही कॉज, जिस कॉज के लिए आप बने हो उसी कॉज को प्रमोट करने के लिए अपने पैसे को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है जी, ऑब्जेक्टिव आर नॉट अगेंस्ट लॉ, कानून के खिलाफ नहीं होने चाहिए, और एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ पाकिस्तान में सोसाइटीज रजिस्टर्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सर्वेज करती हैं। जब वो अपने सर्वे रिपोर्ट देती हैं उसमें बताती है पाकिस्तान में पोलियो बहुत ज़्यादा, बताती हैं कि पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा, बताते हैं पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं ठीक हुआ, डेमोक्रेसी निज़ाम नहीं ठीक। अगर आप ये रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर रहे हो तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहे हो। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तो आपको ऐसा लाइसेंस नहीं मिलेगा, या मिला हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर कोई कानून बना हुआ उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून जो पाकिस्तान में बना हुआ है कि ये काम नहीं करना और आप उसी काम के लिए लाइसेंस लो, तो वो कहता सॉरी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कहता कोई लॉ नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये पता चला कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब भी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए कितनी कंडीशंस होगी? नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 डिविडेंड को ड्रॉ नहीं किया जा सकता,
नंबर 3 जो पैसा आएगा अपने ऑब्जेक्टिव की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना है। नंबर 4 किसी कानून के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद कहते हैं जी इस कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके तहत इसने चलना है। हमने देखा तो 2 रेगुलेशन है ना, एक स्टेट की रेगुलेशन है विच इज़ कंपनीज एक्ट और एक कंपनी की अपनी रेगुलेशन है विच इज़ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑन स्पेसिफाइड फॉर्म, इसके लिए एक अलग फॉर्म बनाया गया है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। फॉर्म क्या होता है? टेम्पलेट, कि उस टेम्पलेट के ऊपर आपने अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना है। और किसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड है? डायरेक्ट कमीशन की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। उसने ये नहीं कहा कि रजिस्ट्रार को दे दो, कमिश्नर की अप्रूवल ले लो, कहता है डायरेक्ट आपने कमीशन से यानी SCCP से आपने परमिशन लेनी है। यानी ये छोटी परमिशन नहीं होती, आपको बड़े लेवल पे जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। इस्लामाबाद में SCCP के हेड ऑफिस में अप्लाई करेंगे, वहाँ से वो फिर आपसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके बाद एडिशनल कंडीशन में बाय द एडिशनल कंडीशंस बाय द कमीशन, कुछ कंडीशन तो ये बता दी गई ना। इसके अलावा जो कमिश्नर को लगेगा, SCCP को जो लगेगा कि इस कंपनी में ये कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, लाइक डायरेक्टर जो होगा वो ये शख्स होगा, आपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसको रखना है, आप सिर्फ इस इलाके में ऑपरेट कर सकते हो, आप सिर्फ इस हद तक ऑपरेट कर सकते हो। कोई भी कंडीशंस जो SCCP को लगे कि इस कंपनी में लगानी चाहिए वो लगा सकते हैं, ये अब उसके इख्तियार में है। जो अप्रूव कर रहा है वो कंडीशनल अप्रूवल भी दे सकता है कि मैं अप्रूव कर रहा हूँ लेकिन मेरी ये कंडीशंस है जो आपको पूरी करनी है, तो उसकी कंडीशनल अप्रूवल भी हो सकती है। तो ये है जी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। जब आपने उसका लाइसेंस लेना है, कंडीशंस फॉर लाइसेंस, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पास पेपर में आया हुआ, तो आपको भी आना चाहिए। कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 डिविडेंड के बारे में, नंबर 3 प्रॉफिट कहाँ पे इस्तेमाल हो, नंबर 4 ऑब्जेक्टिव, नंबर 5 मेमोरेंडम का अलग फॉर्म है, नंबर 6 अप्रूवल यानी SCCP से, और नंबर 7 आपका एडिशनल कंडीशंस आप पे अप्लाई की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये है जी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस लेने का तरीका। ये नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, लेकिन जैसे कि शोध खाना में यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो फ्री है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर तो ये चार्जेस लेते हैं। फिर ये नॉन फॉर प्रॉफिट तो नहीं हुआ। देखिए प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज द प्रॉफिट। अगर उनका रेवेन्यू 10 रुपये है, लेट्स सपोज अमीर लोगों से लिया, और उनकी कॉस्ट है से 4 रुपये, लेट्स सपोज 6 ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिन एक्सपेंस आ गए से 4 रुपये, 2 रुपये का प्रॉफिट आ गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये NPV है, नेट प्रॉफिट आ गया 2 रुपये का, तो आ जाए आएगा तो दोबारा बाकी मरीजों को लग जाएंगे ना पैसे। तो यही तो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो अपने कॉज को एम्पलीफाई करने के लिए लगा दें। अमीरों से पैसे लेते हैं, हर किसी से पैसे ना लें तो चलेगा कैसे? जो एलिजिबल है उनसे नहीं लेते पैसे, जो पे कर सकते उसे कहता है पे करो। और अगर कोई प्रॉफिट हो, अगर हो तो प्रॉफिट अपने कॉज की प्रमोशन के लिए दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। इसको फ़ायदा क्या होगा? अब ये भी पास पेपर में सवाल आया होगा कि अगर आपको नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस करने का मौका मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, तो आप ये बताइए इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रिविलेजेस बताइए। नंबर 1 लाइबिलिटी, LI आना था, LIA, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड। यानी जिसने वो बनाया है, जैसे इमरान खान ने बनाया है, तो अगर शौकत खान को नुकसान होगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि इमरान खान साहब अपना बनी वाला का घर बेचो, ज़ुमान पाक का घर बेचो और पैसे शौकत खान को पे करें। लाइबिलिटी कहाँ तक होगी? अनपेड कैपिटल, अगर कोई है शेयर कैपिटल खरीदे लेकिन वो पैसे भी पे नहीं किए, सिर्फ वहाँ तक लाइबिलिटी, उसके अलावा शेयर होल्डर की कोई लाइबिलिटी नहीं। ओके, दूसरा फ़ायदा क्या होगा? अपने नाम के साथ लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड नहीं लिखने की जरूरत, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, यानी कंपनी का जो इंप्रेशन है, कैसे पता चलता है ये कंपनी है?
आप बाहर देखिए एडस्किल सेंटर ऑफ फाइनेंस लिखा हुआ है, यहाँ से नहीं पता चलेगा ये कंपनी। लेकिन जब आप चाहेंगे सितारा केमिकल लिमिटेड लिखा होगा, इसका मतलब अच्छा लिमिटेड कंपनी है, लाइबिलिटी लिमिटेड है इसकी, तो ये अपने नाम के साथ लिमिटेड नहीं लिखेंगे, लेकिन होंगे क्या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगा लिमिटेड, लेकिन नाम के साथ नहीं लिखेंगे, ताकि लोगों को ये लगे ना कि कंपनी है पैसे कमा रही है। तो ये इनको फ़ायदे हैं। अगर इनको नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस मिल जाए तो एज ए कंपनी रजिस्टर होंगे, लेकिन अपने नाम के साथ इनको लिमिटेड लिखने की ज़रूरत नहीं, इनको लिमिटेड लिखने की एग्जम्पशन मिल जाएगी, माफ़ी मिल जाएगी। अब आपको एक दफ़ा लाइसेंस मिल गया, तो लाइसेंस मिलने के बाद इसको रिवोक भी किया जा सकता है। जिस कंपनी ने, जिस अथॉरिटी ने आपको लाइसेंस दिया है, वो अथॉरिटी आपका लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है। लेकिन रिवोक करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, कमीशन जो है वो इन राइटिंग लिखेगा उस पर्सन को या उस कंपनी को कि हम आपका लाइसेंस रिवोक कर रहे हैं। दूसरा, तो उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, क्या है बताएं हम आपका लाइसेंस क्यों ना कैंसिल करें, एक्सप्लेन करें। तो इन राइटिंग बताया जाएगा उसको और उसको भी सुना जाएगा। उसके बाद अगर उसकी जो रीजन है वो जस्टिफाइड ना हो तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल किया जाएगा, इस केस में कैंसिल किया जाएगा जो सोसाइटी के उस कंपनी के अगर मेंबर्स बिलो 3 रह जाए तो उसका लाइसेंस कैंसिल। यानी कंडीशन क्या हो गई है, 3 या 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए इस कंपनी में। ये सिंगल मेंबर कंपनी नहीं हो सकती, ये 2 मेंबर प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, इसमें मिनिमम 3 लोग होने चाहिए। तो अगर इस कंपनी के मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स जो है वो 3 से कम हो जाएंगे, इस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल। शौकत खानम में कम से कम 3 लोग हैं। हाँ जी, उन्होंने अपने बहनों को रखा, और भी लोग होंगे, आई डोंट नो उसका क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए। कंप्लायंस कहता है फेल टू कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब इसको रजिस्टर किया गया उस वक्त उसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई ये उसको कंप्लाई करने में फेल है, नाकाम है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल। क्या कंडीशंस थी कि जो मेंबर्स हैं वो डिविडेंड नहीं लेंगे, जो प्रॉफिट होगा अपने ऑब्जेक्टिव को, कॉज को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन अगर ये नहीं कर रहे फिर क्या होगा, लाइसेंस कैंसिल। जो एडिशनल कंडीशन लगाई थी SCCP ने कि आपने सिर्फ लाहौर के अंदर ऑपरेट करना है, आप चले गए गुजरांवाला भी ऑपरेट करना है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल। तो जिन कंडीशंस की बुनियाद पे आपको लाइसेंस दिया गया था आपने कंडीशंस नहीं पूरी की, लिहाजा आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब आपने अपना ऑब्जेक्टिव रखा होता वेलफेयर, कि आपने फ्लावर बहबूद करनी है या आपने हेल्थ को प्रमोट करना है, लेकिन आप हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रहे, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अगर आप पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं यानी गवर्नमेंट के और आम आवाम के हक में नहीं, जैसे भी आपने कहा कि वहाँ पे अमीर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, आपने खुद ही कहा गरीब से पैसे नहीं लिए जाते, तो गरीब से नहीं लिए जाते तो उसके इंटरेस्ट में है ना, अमीर से लिए जाते हैं तो उसके साथ कौन सी जाती हुई है। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न, आपने हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा करानी होती है। फेल टू फाइल विद रजिस्ट्रार फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर्स। आपने शौकत खानम बना लिया, आपने खुद बना लिया, आपने सहारा बना लिया, आपने ईदी फाउंडेशन बना ली, लेकिन 2 साल हो गए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा नहीं करा रहे। SCCP में हर साल फाइलिंग करनी होती है, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी फाइनेंशियल, आप जमा नहीं करा रहे, तो अगर आपने 2 साल तक ना जमा कराई तो आपका लाइसेंस कैंसिल। ये भी पेपर में सवाल आया होगा कि किन बुनियादों पे लाइसेंस कैंसिल होता है। फिर लॉ एंड नेशनल इंटरेस्ट, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कानून और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल। अदर रीजंस क्या हो सकती है, फ्रॉड कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग है, जैसे ये लश्कर तैयबा और इस तरह के जो जिहादी ग्रुप थे उनको बैन कर दिया गया। अगर आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, यानी बाहर से पैसे इमदाद के तौर पर सऊदीया से मंगवा लेते हैं और आपके पैसे डोनेशन के नाम पे हैं लेकिन इस्तेमाल किसी और नाम पे करते हैं, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा हुआ है उसकी टर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, कंप्लाई नहीं कर रहे, तो आपका लाइसेंस कैंसिल। तो लाइसेंस इन 1 2 3 4 5 6 रीजंस की वजह से कैंसिल हो सकता है। लेकिन लाइसेंस कैंसिल करने से पहले SCCP क्या करेगा,
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आए भाई बताएं हम आपका लाइसेंस क्यों ना कैंसिल करें, और वो भी इन राइटिंग देंगे, ठीक है जी। अब लाइसेंस कैंसिल होने के क्या नुकसान? स्टॉप ऑल ऑपरेशंस, आपकी सोसाइटी के, आपके हॉस्पिटल के, आपके ट्रस्ट के तमाम ऑपरेशन बंद, कि कोई काम नहीं करना। एक काम सिर्फ कर सकते हो कि जो लोगों से पैसा लेना था, जिनको एडवांस दिए हुए हैं या जिनको सर्विस दी है, उनसे पैसे लेने हैं, सिर्फ वो पैसे रिसीव करने हैं, उसके अलावा कोई नया काम नहीं। फर्दर आप डोनेशन ही लोगों से ले सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस कैंसिल तो अब आपकी डोनेशन बंद। विद इन 90 डेज ऑफ रेवोकेशन, आपका लाइसेंस कैंसिल हुए 90 दिन हो गए, 90 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसफर ऑल एसेट्स आफ्टर लायबिलिटीज, यानी कर्जे अदा करने के बाद जो बाकी पैसे बचेंगे, टू अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी को। अच्छा तो ये है कि उसका भी वही काम हो, उसको ट्रांसफर कर दें। प्रेफरेबली सिमिलर ऑब्जेक्टिव, उसको तमाम अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दें, क्योंकि आपके तो है ही नहीं, ये तो पब्लिक के एसेट्स से, डोनेशन के पैसे से बने हुए हैं। हाउएवर रीजनेबल अमाउंट कैन बी रिटेन, थोड़े से पैसे रखे जा सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप एंड रिमूवल इट्स नेम फ्रॉम द रिकॉर्ड। अब आपने अपनी कंपनी बंद करनी है, किसी लीगल एडवाइजर को कहना पड़ेगा मेरी कंपनी बंद करा दो। जैसे आपने कंपनी बनवाई वैसे बंद भी करानी पड़ती है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट बनता है वैसे ही। तो उसके लिए आप थोड़े से पैसे रख सकते हो, लेकिन उन थोड़े पैसों के अलावा बाकी तमाम एसेट्स को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दें। और प्रेफरेबली ये है कि जिस कंपनी का सेम काम हो, ऑब्जेक्टिव सेम हो, आप उसको ट्रांसफर करें। तो ये नुकसान है लाइसेंस कैंसिल होगा। लाइसेंस कैंसिल होने के 90 दिन के अंदर आप खत्म। रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार विद इन 15 दिन, अब आपने जब ये काम कर देना उसके 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बताओ। प्रोसीड वाइंडिंग अप विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार, ये जो ऊपर 15 दिन में आपने रिपोर्ट दी, जैसे उसने रिपोर्ट एक्सेप्ट की उसके 30 दिनों के अंदर अंदर अब आपने कंपनी की वाइंडिंग अप प्रोसीड कर देनी है। और रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स टू होल्ड ऑफिस इन ट्रांसफरी कंपनी, कहता है जो इसके मेंबर्स थे या ऑफिसर्स थे, अब वो इस कंपनी में नहीं जा सकते। ये तो नहीं ना कि आपकी कंपनी को हमने लाइसेंस को कैंसिल किया, आपके एसेट्स किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर हुए, तो अब आप भी वहां पे जाके दोबारा मेंबर्स लग जाएंगे, एम्प्लॉय लग जाए। ये नहीं कर सकते आप। टू होल्ड ऑफिस इन ट्रांसफरी कंपनी विद इन 5 years ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, 5 साल तक आपके ऊपर ये पाबंदी लग जाएगी कि आप अपने एसेट्स को वहाँ पे नहीं, अपने आप को वहाँ पे नहीं इंगेज कर सकते। और इसके बाद क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ये गवर्नमेंट का नुमाइंदा होगा एडमिनिस्ट्रेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, ऊपर जो कंडीशंस हैं, अगर कंपनी ने ये काम ना किया तो अदालत अपना एक नुमाइंदा फिक्स करेगी जो कंपनी के बिहाफ पे सारा काम करेंगे। टू कंप्लाई एनी अबव रिक्वायरमेंट्स विद स्पेशल स्पेसिफाइड टाइम, उसको वक्त दिया जाएगा इतने टाइम में करे, एंड एक्सटेंड भी किया जा सकता है टाइम अगर ज़रूरत महसूस हो तो। लाइसेंस कैंसिल होने के नुकसान क्या है, तमाम ऑपरेशन बंद कर दो, डोनेशन नहीं रिसीव करनी, 90 दिनों के अंदर अंदर अपने एसेट्स ट्रांसफर करो दूसरी कंपनी को, 15 दिनों में रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करो, रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर कंपनी की वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के बाद आप या मेंबर्स या उसके एम्प्लॉइज जिस कंपनी को एसेट ट्रांसफर किया उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर आपने ये काम ना किए तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी और उस एडमिनिस्ट्रेटर से ये सारे काम कर जाएंगे। क्वेश्चन देखें, क्या सवाल पूछा उसने? वो कह रहे कि वो लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि अपने नाम से लिमिटेड लिखे। यस, तो जाहिर बात उसको एओपी के तौर पर अपने एओपी सॉरी नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन सवाल क्या है उसका, आपने क्या बताना है? सर फिर वो अब आप कंसल्टेंट हो, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन बताएं। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे रिक्वायर किया जा रहा है, यस सर, क्या रिक्वायर किया जा रहा है? कंडीशन दैट
टू एक्सप्लेन, कि एक्सप्लेन करो भाई, क्या एक्सप्लेन करना है? द कंडीशंस, सिर्फ कंडीशंस पूछिए। कंडीशंस क्या है? ऑब्जेक्टिव, डिविडेंड, प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट आपने कॉज को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद था कि जो मेमोरेंडम ऑफ, आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को कंप्लाई करना है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन सिर्फ बतानी है। और ऑब्जेक्टिव में बताना है, क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, वो तमाम जो ऑब्जेक्टिव से वो ऑब्जेक्टिव बताने हैं। ये सवाल है 7 नंबर के लिए, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, ये भी वही है। अब देखिए उसने सिर्फ अल्फाज बदले। व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स? ये प्रीरेक्विजिट्स वही हैं जो उसकी कंडीशंस हैं। फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर एसोसिएशन ऑफ अ प्रॉफिट वी विश टू इनकॉर्पोरेट एज अ लिमिटेड कंपनी। एक और सवाल देखिए, हाँ जी, रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रेवोकेशन। कंपनी लॉ में बेटा उसके पास इनोवेशन करने का कोई मौका ही नहीं है, यानी उसके पास कोई मार्जिन ही नहीं है कि नए नए सवाल बना के लेके आए। जो आपने पढ़ा वही पूछना उसने, तो उसको हमें समझ के रिटेन करना और लिखना आना चाहिए। तो राइटिंग स्किल इज रिक्वायर्ड टू पास दिस पेपर। और दूसरा सवाल समझना, सवाल क्या पूछ रहा है। हमें टॉपिक समझ आ जाता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। रिक्वायरमेंट हाईलाइट करना है इसकी 8। द फैक्ट ऑफ रेवोकेशन बतानी है। फैक्ट क्या है? उसको ऑपरेशन बंद, सिर्फ रिकवरी कर सकता, 90 दिन के अंदर अपने एसेट साइड ट्रांसफर करेगा। जिससे ट्रांसफर कर रहा है वहाँ पे कोई ओहदा नहीं ले सकता। अगर वो सारे काम नहीं करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर अप्लाई होगा। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, सिर्फ समझ आना या देख लिया या बाद में देख लेंगे ना। आपको समझ आ गया, आपने उसको रिटेन करना और उसको प्रैक्टिस करना लिख के। और मेरे ख्याल में थ्योरी में ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और सवाल देखिएगा, दूसरा दे पे प्रॉफिट टू इट्स मेंबर्स, दिस इज इनकरेक्ट। दैट्स इट। इंशाल्लाह कल ये से शुरू करते हैं।